कर्नल जरगाम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। ये एक अधेड़ उम्र का कवियुल जुस्सा और पुर्रोब चेहरे वाला आदमी था। मूछें घनी और नीचे की तरफ ढलकी हुई थी। बार बार अपने शानों को इस तरह जुम्बिश देता था जैसे उसे खदशा हो कि उसका कोट शानों से ढलक कर नीचे आ जाएगा। ये उसकी बहुत पुरानी आदत थी। वो कम से कम हर 2 मिनट के बाद अपने शानों को इस तरह जरूर जुम्बिश देता। उसने दीवार से लगे हुए क्लॉक पर तशवीश आमेज नजरें डाली और फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तीसरे हफ्ते का चांद दूर की पहाड़ियों के पीछे से उभर रहा था। मौसम भी खुशगवार था और मंजर भी इंतहाई दिलकश। मगर कर्नल जरगाम का इस्तिराब, वो इन दोनों से भी लुत्फानंदोज नहीं हो सकता था। अचानक वो किसी आहट पर चौंक कर मुड़ा। दरवाजे में उसकी जवानुल उम्र लड़की सोफिया खड़ी थी। ओह डैडी, 10 बज गए हैं। लेकिन जरगाम कुछ सोचता हुआ बोला, हाँ शायद गाड़ी लेट है। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। सोफिया आगे बढ़ी और उसने उसके शाने पर हाथ रख दिया, लेकिन कर्नल जरगाम बदस्तूर बाहर ही देखता रहा। सोफिया आहिस्ता से बोली, आप इतने परेशान क्यों हैं? कर्नल जरगाम मुड़कर बोला, उफ़ो, मैं कहता हूँ कि आखिर तुम्हारी नजरों में इन वाकयात की कोई अहमियत क्यों नहीं है? सोफिया बोली, मैंने ये कभी नहीं कहा। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि बहुत ज्यादा तशवीश करके जहन को थकाने से क्या फायदा। जरगाम बोला, अब मैं इसे क्या कहूँ कि हर लहजा मेरी उलझनों में इजाफा ही होता जाता है। सोफिया बोली, क्या कोई नई बात है? उसके लहजे में तहय्युर था। जरगाम बोला, क्या तुमने कैप्टन फैयाज का तार नहीं पढ़ा? सोफिया बोली, पढ़ा है और मैं इस वक्त उसी के मुताल्लिक गुफ्तगू करने आई हूँ। कर्नल जरगाम बोला, तो तुम भी उसकी वजह से उलझन में मुब्तला हो गई हो? सोफिया ने कहा, जी हाँ। आखिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग ना आ गए तो काफी फायदा उठा सकेंगे। मैं कहती हूँ ऐसा आदमी ही क्यों जिससे हम तंग आ जाएं, और फिर वो कोई सरकारी आदमी भी नहीं है। कर्नल ने क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा, बस यही चीज मुझे भी उलझन में डाले हुए है। आखिर वो किस किस्म का आदमी है और हम तंग क्यों आ जाएंगे? सोफिया ने कहा, उन्होंने अपने ही महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? जरगाम बोला, भेजना चाहता तो भेज ही सकता था, लेकिन फैयाज बड़ा बासूल आदमी है। एक प्राइवेट मामले के लिए उसने सरकारी आदमी भेजना मुनासिब न समझा। कर्नल जरगाम के दोनों भतीजे अनवर और आरिफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आमद के मुंतजिर थे। महकमा सुराग रसानी के सुपरिंटेंडेंट कैप्टन फैयाज ने उनके चचा की दरखास्त पर एक आदमी भेजा था जिसे वो लेने के लिए स्टेशन आए थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। उन दोनों ने भी कैप्टन फैयाज का तार देखा था और आने वाले के मुताल्लिक सोच रहे थे। ये दोनों जवान, खुशशक्ल, स्मार्ट और तालीम याफ्ता थे। अनवर आरिफ से सिर्फ 2 साल बड़ा था, इसलिए उनमें दोस्तों की सी बेतकल्लुफी थी और आरिफ अनवर को उसके नाम ही से मुखातिब करता था। आरिफ ने कहा, कैप्टन फैयाज का तार कितना अजीब था। अनवर बड़बड़ाया, इस कमबख्त ट्रेन को भी आज ही लेट होना था। आरिफ बोला, आखिर वो किस किस्म का आदमी होगा? अनवर बोला, छोड़ो, होगा कोई चिड़चिड़ा बददिमाग। कर्नल साहब खामखा खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। आरिफ ने कहा, ये तुम्हारी ज्यादती है। इन हालात में तुम भी वही करते हो जो वो कर रहे हैं। अनवर बोला, अरे छोड़ो, कहाँ के हालात और कैसे हालात, सब उनका वहम है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उन जैसे वहमी आदमी को एक पूरी बटालियन की कमांड कैसे सौंपती गई। कोई दुख भी है? आखिर घर में बिल्लियां रोएंगी तो खानदान पर कोई ना कोई आफत जरूर आएगी। उल्लू की आवाज सुनकर दम निकल जाएगा। अगर खाना खाते वक्त किसी ने प्लेट में छुरी और कांटे को क्रॉस करके रख दिया तो बदशगुनी। सुबह सुबह अगर कोई काना आदमी दिखाई दे गया तो मुसीबत। आरिफ ने कहा, इस मामले में तो मुझे उनसे हमदर्दी है। अनवर भिन्ना कर बोला, मुझे ताव आता है। आरिफ बोला, पुराने आदमियों को माफ करना ही पड़ता है। अनवर ने झुंझला कर कहा, ये पुराने आदमी हैं, मुझे तो इनकी किसी बात में पुरानापन नजर नहीं आता सिवाय ज़ईफुल एतकादी के। आरिफ बोला, यही सही, बहरहाल वो पिछले दौर की विरासत है। तभी तेज किस्म की घंटी की आवाज से वो चौंक पड़े। ये ट्रेन की आमद का इशारा था। ये एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन था। यहाँ मुसाफिरों को होशियार करने के लिए घंटी बजाई जाती थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर 8 या 10 आदमी नजर आ रहे थे। इनमें नीली वर्दी वाले खलासी भी थे जो इतनी शान से अकड़ अकड़ कर चलते थे जैसे वो स्टेशन मास्टर से भी कोई बड़ी चीज हो। खाना फरोख्त करने वाले ने अपनी जालीदार लकड़ी का संदूक, जिसके अंदर एक लालटेन जल रही थी, मूंढे से उठाकर कांधे पर रख लिया। और पान बीड़ी सिगरेट बेचने वाले लड़के ने, जो अभी मुंह से तबला बजा बजा कर एक फोहश सा गीत गा रहा था, अपनी ट्रे उठाकर गर्दन में लटका ली। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। अनवर और आरिफ गेट पर खड़े रहे। पूरी ट्रेन से सिर्फ 3 आदमी उतरे, 2 बूढ़े देहाती और एक जवान आदमी जिसके जिस्म पर खाकी गैबर्डीन का सूट था। बाएं शाने से गिलाफ में बंद की हुई बंदूक लटक रही थी और दाहिने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। गालिबन ये वही आदमी था जिसके लिए अनवर और आरिफ यहाँ आए थे। वो दोनों उसकी तरफ बढ़े। अनवर ने उससे पूछा, क्या आपको कैप्टन फैयाज ने भेजा है?
मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं खुद ही ना आना चाहता तो उसके फरिश्ते भी नहीं भेज सकते थे। अनवर जल्दी से बोला, जी ठीक है। मुसाफिर पलकें झपकाने लगा, बोला, क्या ठीक है? अनवर बौखला गया, बोला, यही जो आप कह रहे हैं। मुसाफिर बोला, ओ। उसने ऐसे कहा जैसे वो पहले कुछ और समझा हो। आरिफ और अनवर ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। आरिफ ने कहा, हम आपको लेने के लिए आए हैं। मुसाफिर ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रखकर उस पर बैठते हुए कहा, तो ले चलिए ना। अनवर ने कुली को आवाज दी। मुसाफिर ने हैरत से कहा, क्या ये एक कुली मुझे सूटकेस समेत उठा सकेगा? पहले दोनों बौखलाए, फिर हंसने लगे। अनवर ने शरारत आमेज अंदाज में कहा, जी नहीं, आप जरा खड़े हो जाइए। मुसाफिर खड़ा हो गया। अनवर ने कुली को सूटकेस उठाने का इशारा करते हुए मुसाफिर का हाथ पकड़ लिया, बोला, यूं चलिए। मुसाफिर गर्दन झटक कर बोला, ला हौला वला कुव्वता, मैं तो कुछ और ही समझा था। अनवर ने आरिफ को मुखातिब करके कहा, गालिबन अब तार का मजमून तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आरिफ हंसने लगा, लेकिन मुसाफिर इतनी बेताल्लुकी और संजीदगी से चलता रहा जैसे उसे इस बात से कोई सरोकार ही ना हो। वो बाहर आकर कार में बैठ गए। पिछली सीट पर अनवर मुसाफिर के साथ था और आरिफ कार ड्राइव कर रहा था। अनवर ने आरिफ को मुखातिब करके कहा, क्या कर्नल साहब और कैप्टन फैयाज में कोई मजाक का रिश्ता भी है? आरिफ ने फिर कहकहा लगाया। वो दोनों ही सोच रहे थे कि इस अहमक मुसाफिर के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। अचानक अनवर मुसाफिर से मुखातिब हुआ, जनाब का इसमें शरीफ? मुसाफिर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, क्लियर शरीफ। दोनों हंस पड़े। मुसाफिर बोला, हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? अनवर ने कहा, मैंने आपका नाम पूछा था। मुसाफिर बोला, अली इमरान, MSc PhD। आरिफ हंस पड़ा, बोला, MSc PhD भी? इमरान ने पूछा, आप हंसे क्यों? आरिफ जल्दी से बोला, वो मैं दूसरी बात पर हंसा था। इमरान ने कहा, अच्छा, तो अब मुझे तीसरी बात पर हंसने की इजाजत दीजिए। और वो अहमकों की तरह हंसने लगा। वो दोनों और जोर से हंसे। इमरान ने उनसे भी तेज कहकहा लगाया और थोड़ी ही देर बाद अनवर और आरिफ ने महसूस किया जैसे वो खुद भी अहमक हो गए हों। कार पहाड़ी रास्तों में चकराती आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए खामोशी हो गई। इमरान ने उन दोनों के नाम नहीं पूछे थे। अनवर सोच रहा था कि खासी तफरी रहेगी, कर्नल साहब की झल्लाहट काबिल दीद होगी, ये अहमक आदमी उनका नातिका बंद कर देगा और वो पागलों की तरह सर पीटते फिरेंगे। अनवर ठीक ही सोच रहा था। कर्नल था भी छल्ले मिजाज का आदमी। अगर उसे कोई बात दोबारा दोहरानी पड़ती तो उसका पारा चढ़ जाता, चेजाए के इमरान जैसे आदमी का साथ। आधे घंटे में कार ने कर्नल की कोठी तक की मुसाफत तय कर ली। कर्नल अब भी बेचैनी से उसी कमरे में टहल रहा था और सोफिया भी वहीं मौजूद थी। कर्नल ने इमरान को ऊपर से नीचे तक तनकीदी नजरों से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, कैप्टन फैयाज तो अच्छे हैं। इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अजी तौबा कीजिए, निहायत नामाकूल आदमी है। उसने कांधे से बंदूक उतार कर सोफे के हत्थे से लटका दी। कर्नल ने हैरत से कहा, क्यों नामाकूल क्यों? इमरान संजीदगी से बोला, बस यूं ही, मेरा ख्याल है कि नामाकूलियत की कोई वजह नहीं होती। कर्नल उसे घूरने लगा, बोला, खूब, आपकी तारीफ? इमरान शर्मा कर बोला, जी अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? अनवर किसी तरह जब्त न कर सका, उसे हंसी आ गई और उसके फूटते ही आरिफ भी हंसने लगा। कर्नल उनकी तरफ मुड़ा, बोला, ये क्या बदतमीजी है? दोनों यकबयक खामोश होकर बगलें झांकने लगे। सोफिया अजीब नजरों से इमरान को देख रही थी। कर्नल ने खनकार कर कहा, मैंने आपका नाम पूछा था। इमरान चौंक कर बोला, कब पूछा था? कर्नल के मुंह से बेसाख्ता निकला, अभी। और वो दोनों भाई अपने मुंह में रुमाल ठूंसते हुए बाहर निकल गए। कर्नल ने गुस्सीली आवाज में कहा, इन लौंडों की शामत आ गई है। और वो भी तेजी से कमरे से निकल गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो उन दोनों को दौड़ कर मारेगा। इमरान अहमकों की तरह बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे ही बेताल्लुकाना अंदाज में जैसे उसने कुछ देखा सुना ही ना हो। सोफिया कमरे ही में रह गई थी और उसकी आंखों में शरारत आमेज चमक लहराने लगी। सोफिया बोली, आपने अपना नाम नहीं बताया। इस पर इमरान ने अपना नाम डिग्रियों समेत दोहरा दिया। सोफिया के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे उस पर यकीन न आया हो। सोफिया ने पूछा, क्या आपको अपने यहाँ आने का मकसद मालूम है? इमरान चौंक कर बोला, मकसद? जी हाँ, मकसद मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपनी एयरगन साथ लाया हूँ। सोफिया ने हैरत से कहा, एयरगन? इमरान ने संजीदगी से कहा, जी हाँ, मैं हाथ से मक्खियां नहीं मारता। कर्नल जो पुश्त के दरवाजे में खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, झल्ला कर आगे बढ़ा। उसने सख्त लहजे में कहा, मैं नहीं समझ सकता कि फयाज ने बेहूदगी क्यों की। और वो इमरान को खड़ा घूरता रहा। इमरान चह कर बोला, देखिए ना, नामाकूल आदमी, मैंने तो पहले ही कहा था। कर्नल ने कहा, आप कल पहली गाड़ी से वापस जाएंगे। इमरान ने संजीदगी से कहा, नहीं नहीं, मैं एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आया हूँ। कर्नल बेजारी से बोला, जी नहीं शुक्रिया, मैं आधा मुआवजा देकर आपको रुखसत करने पर तैयार हूँ। आधा मुआवजा क्या होगा? इमरान ने सर हिलाकर कहा, ये तो मक्खियों की तादाद पर मुनसिर है। वैसे 1 घंटे में 1.5 दर्जन मक्खियां मारता हूँ और
कर्नल हाथ उठाकर बोला, बस बस, मेरे पास फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। सोफिया ने जल्दी से कहा, डैडी प्लीज, क्या आपको तार का मजमून याद नहीं? कर्नल कुछ सोचने लगा। उसकी नजरें इमरान के चेहरे पर थीं, जो अहमकों की तरह बैठा पलकें झपका रहा था। कर्नल बोला, तुम ठीक कहती हो। अब उसकी नजरें इमरान के चेहरे से हटकर उसकी बंदूक पर जम गईं। उसने आगे बढ़कर बंदूक उठा ली और फिर उसे गिलाफ से निकालते ही बुरी तरह बिफर गया। वो हलक के बल चीखा, क्या बेहूदगी है, ये तो सचमुच एयर गन है। इमरान के इत्मीनान में जरा बराबर भी फर्क न आया। उसने सर हिलाकर कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कर्नल का पारा इतना चढ़ा कि उसकी लड़की उसे धकेलती हुई कमरे के बाहर निकाल ले गई। कर्नल सोफिया के अलावा और किसी को खातिर में न लाता था। अगर उसकी बजाय किसी दूसरे ने ये हरकत की होती तो वो उसका गला घोंट देता। उनके जाते ही इमरान इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे वो वाकया बड़ा खुशगवार रहा। थोड़ी देर बाद सोफिया वापस आई और उसने उसे दूसरे कमरे में चलने को कहा। इमरान खामोशी से उठकर उसके साथ हो लिया। सोफिया ने भी इसके अलावा कोई बात नहीं की। शायद वो कमरा पहले ही से इमरान के लिए तैयार किया गया था। क्लॉक ने 1 बजाया और इमरान बिस्तर से उठ गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कोठी के किसी कमरे की भी रोशनी नहीं बुझाई गई थी। बरामदे में रुककर उसने आहट ली, फिर तीर की तरह उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कर्नल के खानदान वाले इकट्ठा थे। सोफिया के अलावा हर एक के आगे एक एक राइफल रखी हुई थी। अनवर और आरिफ शिद्दत से बोर नजर आ रहे थे। सोफिया की आंखें नींद की वजह से सुर्ख थीं और कर्नल इस तरह सोफे पर अकड़ा बैठा था जैसे वो कोई बुत हो। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। इमरान को देखकर उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? इमरान ने कहा, एक बात समझ में नहीं आ रही। कर्नल बोला, क्या? उसके लहजे की सख्ती दूर नहीं हुई थी। इमरान बोला, अगर आप चंद नामालूम आदमियों से खाइफ हैं तो पुलिस को उसकी इत्तला क्यों नहीं देते? कर्नल बोला, मैं जानता हूं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, क्या वो लोग सचमुच आपके लिए नामालूम हैं? कर्नल बोला, हाँ। इमरान ने कहा, बात समझ में नहीं आई। कर्नल ने कहा, क्यों? इमरान बोला, सीधी सी बात है, अगर आप उन्हें जानते नहीं हैं तो उनसे खाइफ होने की क्या वजह हो सकती है? कर्नल जवाब देने के बजाय इमरान को घूरता रहा। उसने थोड़ी देर बाद कहा, बैठ जाओ। इमरान बैठ गया। कर्नल बोला, मैं उन्हें जानता हूँ। इमरान ने कहा, तब फिर पुलिस? जाहिर सी बात है। कर्नल बिगड़ कर बोला, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? इमरान ने संजीदगी से सर हिला दिया, बोला, जी हाँ। कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। क्या? इमरान ने लापरवाही से हाथ उठाकर कहा, बैठ जाइए। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आप लोग किसी वक्त भी उनकी गोलियों का निशाना बन सकते हैं। कर्नल बोला, क्यों? इमरान ने कहा, वो किसी भी वक्त इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं। कर्नल बोला, नहीं दाखिल हो सकते, बाहर कई सिपाही पहरा दे रहे हैं। इमरान सर हिलाकर बोला, फिर इस तरह राइफलें सामने रख कर बैठने का क्या मतलब है? नहीं कर्नल साहब, अगर आप भी इमरान MSc PhD से कोई काम लेना चाहते हैं तो आपको उसे सारे हालात से आगाह करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपके बॉडीगार्ड के फराइज अंजाम देने के लिए नहीं आया। सोफिया बोली, डैडी बता दीजिए। ठीक ही तो है। कर्नल बोला, क्या तुम इस आदमी को काबिल एतमाद समझती हो? इमरान ने सोफिया की तरफ इशारा करके कहा, इनकी अभी उम्र ही क्या है, 60 साल की बुढ़ियां भी मुझ पर एतमाद करती हैं। सोफिया बौखलाकर इमरान को घूरने लगी। उसकी समझ में कुछ भी ना आया था। अनवर और आरिफ हंसने लगे। कर्नल ने उन्हें डांटा, दांत बंद करो, और वो दोनों बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गए। इमरान ने कहा, आप मुझे उन आदमियों के मुताल्लिक बताइए। कर्नल कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़बड़ाया, मैं नहीं जानता, क्या बताऊं? इमरान बोला, क्या आपने इस दौरान में उनमें से किसी को देखा है? कर्नल बोला, नहीं। इमरान ने कहा, फिर शायद मैं पागल हो गया हूं। कर्नल उसे घूरने लगा। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं उन लोगों के निशान से वाकिफ हूँ। इस निशान का मेरी कोठी में पाया जाना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि मैं खतरे में हूँ। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में अपने होंठ सकोड़े, फिर आहिस्ता से कहा, ओ वो निशान आपको कब मिला? कर्नल बोला, आज से 4 दिन कबल। इमरान ने कहा, खूब, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? कर्नल उकता कर बोला, भाई ये तुम्हारे बस का रोग नहीं मालूम होता, तुम कल सुबह वापस जाओ। इमरान बोला, हो सकता है मैं भी रोगी हो जाऊं, आप मुझे दिखाइए ना। कर्नल चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने बेजारी के इजहार में बुरा सा मुंह बनाया और उठकर एक मेज की दराज खोली। इमरान उसे तवज्जो और दिलचस्पी से देखता रहा। कर्नल ने दराज से कोई चीज निकाली, फिर अपने सोफे पर वापस आ गया। इमरान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अनवर और आरिफ ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे वो इमरान से किसी हिमाकत आमेज जुमले की तवक्को रखते हों। कर्नल ने वो चीज छोटी गोल मेज पर रख दी। एक 3 इंच लंबा लकड़ी का बंदर था। इमरान उसे मेज से उठाकर उलटने पलटने लगा। वो उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर उसी मेज पर रख कर कर्नल को घूरने लगा। इमरान बोला, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? कर्नल बोला, पूछो, बोर मत करो। इमरान हाथ उठाकर बोला, ठहरिए।
پھر صوفیہ وغیرہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے میرے سوالات کا جواب دینا پسند نہ کریں۔ کرنل اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، بور مت کرو۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا، خیر میں نے احتیاطاً یہ خیال ظاہر کیا تھا۔ پھر کرنل کو گھورتا ہوا بولا، کیا کبھی آپ کا تعلق منشیات کی ناجائز تجارت سے بھی رہا ہے؟ کرنل بے ساختہ اچھل پڑا۔ وہ عمران کی طرف اس طرح گھورنے لگا جیسے اس نے اسے ڈنک مار دیا۔ پھر وہ جلدی سے لڑکوں کی طرف مڑ کر بولا، جاؤ تم لوگ آرام کرو۔ اس کے بھتیجوں کے چہرے کھل اٹھے، لیکن صوفیہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ نہیں جانا چاہتی۔ کرنل نے بے صبری سے ہاتھ ہلا کر کہا، تم بھی جاؤ۔ صوفیہ نے کہا، کیا یہ ضروری ہے؟ کرنل چیخا، جاؤ، اور وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔